हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार कोनिक सेक्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। कभी आप लोगों ने पुराने मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना। बाकी जिनको केवल हाइपरबोला में प्रॉब्लम आ रही है वो आज का सेशन देखो और आने वाले कुछ और सेशन। हाइपरबोला हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 लेक्चर में। ओके, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इलिप्स कभी समझ में आया होगा तो हाइपरबोला भी पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें क्या है, सिमिलर है। प्रॉपर्टीज कोनिक सेक्शन की सब सेम है, क्योंकि ये सब एक ही फैमिली के मेंबर है कोनिक। तो कोनिक सेक्शन में अपन ने जो प्रॉपर्टी मतलब पैराबोला की जो प्रॉपर्टी है वो सेम आपने देखी इलिप्स में आई। इलिप्स की जो प्रॉपर्टी है वो सेम आपको हाइपरबोला में दिखेगी। तो इतना आपको याद भी नहीं रखना है, कुछ चीज़ें जो बताऊंगा उसको याद रख लेना और समझ में भी आ जाएगा। करें स्टार्ट। तो हेडिंग डाल लो यार, हाइपरबोला लेक्चर नंबर 1। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है स्टैंडर्ड इक्वेशन में और सम बेसिक प्रॉपर्टीज, टर्मिनोलॉजीज, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। कुछ प्रीवियस ईयर के आज के लेक्चर के बाद ही प्रॉब्लम हो जाएंगे, जो कि इसेंट्रिसिटी और जनरल फिनोमेना पे पूछे गए हैं। वो आप लोगों से आज का लेक्चर देखने पे हो जाएंगे। करें शुरू। तो देखो यार, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या है। अपन ने कोनिक सेक्शन में क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि यार ये पी पॉइंट है, इसका किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो। तो ये पी एम, ये लाइन जो होती है दैट इज पी एम डिस्टेंस हो जाएगा लाइन से डिस्टेंस, और पी एस हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस। तो ये इसका रेशो दैट इज पी एस अपॉन पी एम, ये होता है आपका कांस्टेंट दैट इज ई। यहाँ पे जो हाइपरबोला के केस में है ई की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1। ई की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला के केस में। इलिप्स में क्या था, ई 0 से 1 में था। पैराबोला में क्या था, ई बराबर 1 था, मतलब पी एस बराबर पी एम था। हाइपरबोला में क्या हो जाएगा कि आपका ई ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन हाइपरबोला की ये भी होती है जो हमने इलिप्स में भी देखी थी कि यार मैंने 2 पॉइंट लिए, ये 2 पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, ये F1 और F2। मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लिया P ऑन द कोनिक। तो ये कह रहे हैं कि द लोकस ऑफ द पॉइंट्स ओके इज द डिफरेंस फ्रॉम द 2 फिक्स्ड पॉइंट। मतलब P(F1) माइनस P(F2) का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक कांस्टेंट के बराबर है। हमने इलिप्स में भी ये पढ़ा था कि P(F1) प्लस P(F2) बराबर आपका 2a है। इलिप्स में मैंने क्या बताया था आपको कि P(F1) प्लस P(F2) बराबर 2a है। वही यहाँ पे भी ये कांस्टेंट 2a ही है, मतलब लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस नहीं होता है, यहाँ पे उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। हाइपरबोला में कुछ टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी, वहाँ पे हम मेजर एक्सिस बोलते थे, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो जो डिफरेंस है मतलब क्या कि यार जो भी पॉइंट कोनिक पे लूंगा उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस ले लूंगा, उसका मैं कभी डिफरेंस करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल है, तो उन सब पॉइंट का लोकस तुम्हें एक हाइपरबोला देगा। मतलब फोकस से किसी भी एक रैंडम पॉइंट कोनिक पे लो, ओके, मतलब लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट जिसका डिस्टेंस दोनों फोकस से, जो डिफरेंस है उन दोनों डिस्टेंसेस का फोकस, मतलब एक पॉइंट का फोकस से, वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 2a, जो कि होती है यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। बात समझ में आ गई। वहाँ पे हम क्या बोलते थे इलिप्स के केस में, मेजर एक्सिस, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ये सब आपको पता होगा, है ना। इलिप्स से आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें हाइपरबोला की, तो ये हाइपरबोला आपको दिख रहा है इस तरीके का। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, कि ये जो कांस्टेंट है P(F1) माइनस P(F2)
का मॉड्यूलस दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अभी के लिए मैं इस कांस्टेंट को मान लेता हूँ ये कुछ अल्फा है। अब देखो अलग अलग वैल्यूज अल्फा पे अलग अलग हाइपरबोला मिलेगा, अलग अलग वैल्यूज अल्फा पे अलग अलग हाइपरबोला मिलेगा। एक चीज जो ज्योमेट्रिकली हमें पता होनी चाहिए वो ये होता है कि कभी ये कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई, मानो ये अभी है 4, pf1 माइनस pf2 का मॉड आपका आ रहा है 4, कभी ये मान लो 5 आता, ओके, ये मान लो 5 आता, तो ये हाइपरबोला 1 है, ये हाइपरबोला 2 है। तो हाइपरबोला 1 कभी ये है, तो हाइपरबोला 2 कैसा हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा। मतलब इस वाले हाइपरबोला के कंपैरिजन में जब मैंने कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी तो अगला हाइपरबोला, मतलब वो हाइपरबोला क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, समझ पा रहे हो, नैरो हो जाएगा। उसी तरीके से कभी मैंने इसकी वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कम कर दी तो वो वाइडर हो जाएगा, मतलब मेरा हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नोट करना है कर लो, है ना। तो ये चीज हो गई। अब ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखो और बहुत सारी चीजें इसमें से अपन कंक्लूजन्स बनाएंगे। सबसे पहली चीज, ये आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, इस तरीके से ये दिखता है, ऐसा और ऐसा, मतलब पैराबोला का मिरर इमेज। तो दो पैराबोला दिख रहे हैं इस तरीके से। और एक्चुअली हाइपरबोला को तुमने समझना किस तरीके से है, तो उसकी इक्वेशन देखो तुम। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है हाइपरबोला की वो होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपकी हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। अब इसमें मतलब ये a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन ए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बस ये होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी होती है ई स्क्वायर, वो मैंने अभी बताई थी ग्रेटर देन 1 है, तो ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, वहां था 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। ओके, इन द सेम मैनर ये जो दो पॉइंट है, ओके, ये अब मेजर एक्सिस की जगह मैंने अभी बताई दिया आपको हाइपरबोला में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और वो माइनर एक्सिस को, जो इलिप्स में अपन माइनर एक्सिस बोलते थे, उसको अपन यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। क्यों मेजर और माइनर नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे ए और बी, ऐसा भी हो सकता है ए ग्रेटर हो बी से, ऐसा भी हो सकता है बी ग्रेटर देन ए हो, पर हाइपरबोला कभी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में लिखा है, तो वो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे मेजर और माइनर का लॉजिक इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी या अपन ऐसा कुछ उनके मैग्नीट्यूड पे कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नाम अपन ने बदल दिए ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। मतलब जो हाइपरबोला के अलोंग भाग रही है, जो एक्सिस हाइपरबोला के अलोंग भाग रही है वो आपकी हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो हाइपरबोला के परपेंडिकुलर है वो आपकी हो गई कंजुगेट एक्सिस, ठीक। तो ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज योर पॉइंट सी, वो आपका होता है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। अच्छा, ये बात भी आ गई समझ में। अब ये जो है ए डैश ए, ये आपकी होती है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, दैट इज ए डैश, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2a, एंड बी डैश, ये जो है बी डैश, ये आपका होता है 2b, ठीक। बी डैश हो गई लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, ए डैश हो गई लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक। तो ये जो ए पॉइंट है, कभी 2a बन रहा है, तो ये जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो a,0, ए डैश के क्या होंगे माइनस a,0। इन द सेम मैनर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,b, और बी डैश के क्या होंगे 0, माइनस b। अच्छा, यहां पे आपको एक लाइन दिख रही है, यहां पे आपको एक लाइन दिख रही है एम डैश, ओके, एम डैश, और ये मतलब एक्स डैश एम डैश, ये आपकी होती है डायरेक्ट्रिक्स जो आप लोगों ने पढ़ रखी है। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए बाई ई। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये माइनस ए बाई ई होगी क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और ये x इक्वल टू ए बाई ई होगी, मतलब एक्स एम की इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई। ये आपके दो फोकस है s और s डैश, a,0 और माइनस a,0। तो जो हमने इलिप्स में पढ़ा है वो सब चीज़ें यहाँ पे आ रही है। बात समझ में आई। तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लो, मैं आपको वापस से डायग्राम ही दिखा देता हूँ।
ये आपका डायग्राम। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई ट्रांसवर्स एक्सिस, ए डैश बी डैश क्या हो गई कंजुगेट एक्सिस, फिर एक्स डैश एम डैश और एक्स एम क्या हो गए आपकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एस और एस डैश क्या हो गए आपके फोकाई पॉइंट, ए और ए डैश आपके वर्टेक्स के पॉइंट है, क्योंकि कोनिक आपको ट्रांसवर्स एक्सिस को जहाँ कट करता है वो आपका वर्टेक्स होता है, तो दो वर्टाइसेस है इसमें ए और ए डैश, और ये आपका सेंटर है। अच्छा, इसमें भी लेटस रेक्टम की बात कर लेते हैं। तो लेटस रेक्टम ए कॉमा जीरो, जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में पुट करोगे ए कॉमा जीरो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो मतलब जो आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है इसमें भी वही होती है जो आपकी किसमें होती है इलिप्स में, दैट इज 2b स्क्वायर बाय ए। तो वो उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक, बस इसमें इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना। चलो, तो इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय द रिलेशन दिस, since the curve is symmetrical about y-axis, it is clear that there exists another focus s dash at minus a comma 0 and a corresponding directrix x dash m dash with the equation x equal to minus a by e. The point a and a dash are called vertices of the hyperbola. सब मैंने बता दिया ये आपको। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस भी हमने डिस्कस कर ली है। स्ट्रेट लाइन बी बी डैश इज कॉल्ड कंजुगेट एक्सिस, और उसकी लेंथ भी अपने डिस्कस कर ली है जो कि होती है 2b। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, करो ट्राई खुद से। क्या करना है, ऑब्टेन करनी है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज द प्रिंसिपल एक्सिस। गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम द फोकाई आर 9 and 1। तो मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया। ये मेरा हाइपरबोला है, मैंने मान ली ये वाली वर्टाइसेस जो कि a कॉमा 0 पे लाई करेगी, और दोनों फोकस पॉइंट मैंने मान लिए, एक a कॉमा 0 और दूसरा माइनस ए कॉमा 0। क्या बोला इन्होंने, गिवन क्या है आपको, गिवन क्या क्या है। पहली चीज आपको गिवन है कि जो डिस्टेंस है वन ऑफ इट्स वर्टाइसेस फ्रॉम द फोकाई, ये वाला डिस्टेंस, मतलब कभी मैं इसको ए पॉइंट मान रहा हूँ, ये एस है और ये आपका एस डैश है। तो ये कह रहे हैं कि जो ए एस है, ओके, छोटा डिस्टेंस आप 1 मान लो, और ए एस डैश जो कि आपका 9 है। तो ए एस क्या है, मतलब ए ई माइनस ए दैट इज इक्वल टू 1, और ए एस डैश क्या है, दैट इज ए प्लस ए ई दैट इज इक्वल टू व्हाट 9। कभी मैंने दोनों को ऐड किया तो 2 ए ई मेरे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास ए ई का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, है ना। अब ए ई का वैल्यू 5 यहां रख देंगे तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए का वैल्यू 4 आ रहा है, 5 में से एक जाएगा तो 4 आ गया, ए का वैल्यू 4 आ गया, तो यहां रख देंगे तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4, है ना। अब ई का वैल्यू 5/4 आ गया तो ई स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15/16, ओके। और इधर वापस 16 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 16 कैंसिल, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो b का वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगा। तो आपका जो पैराबोला है, मतलब जो हाइपरबोला है सॉरी, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस a का वैल्यू 4 रख दो, b का वैल्यू 9 रख दो, तो एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 81 इज इक्वल टू 1 आपका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय, बी का वैल्यू 9 नहीं, बी का वैल्यू कितना 3, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा ना। फिर 25 माइनस 16 विल बी 9 और बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, वेरी बेसिक। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है हाइपरबोला का, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही पैरामेट्रिक इक्वेशन निकलता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन देखना है, तो वहां पे प्लस साइन था, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, या ए कॉस थीटा बी साइन थीटा।
ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वहां की पैरामेट्रिक इक्वेशन थी इलिप्स की जब प्लस साइन था। अब माइनस है तो एक्स इक्वल टू होता है ए सेक थीटा, ओके, एंड वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। देखो हर बार हर अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, पैरामेट्रिक इक्वेशन हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको वेरिएबल को रिड्यूस करना है। दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, अब एक ही वेरिएबल हो गया दैट इज योर थीटा। तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तुमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए ये वाला अपने पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई हाइपरबोला की। ठीक, अब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। पहली चीज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट हमेशा एक क्लोज्ड कर्व का निकलता है, ओके। अब ये तो आपका कोई क्लोज्ड फिगर होता नहीं है हाइपरबोला और पैराबोला, पर इसमें क्या होता है, अपन ऐसे रीजन बता सकते हैं कि यार ये एक्सटीरियर रीजन है, ये इंटीरियर रीजन है, ये इंटीरियर रीजन। मतलब ये वाला जो एरिया है ये पूरे को इंटीरियर बोलते हैं, इस वाले को इंटीरियर बोलते हैं और इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो जो आपकी इक्वेशन है हाइपरबोला की वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या है कि कभी मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं एच कॉमा के, अब उसकी पोजीशन मेरे को बतानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला। तो कभी मैं इस पॉइंट को इसमें फिल करूं, ओके, इस इक्वेशन में एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये इक्वल टू जीरो आ सकता है, या ग्रेटर देन जीरो आ सकता है, या लेस देन जीरो आ सकता है। कभी ये इक्वल टू जीरो आ गया मतलब वो पॉइंट हाइपरबोला पे ही लाई कर रहा होगा, कभी वो ग्रेटर देन जीरो आ गया मतलब वो इंटीरियर रीजन में लाई कर रहा होगा। ये बात इंपॉर्टेंट, वो इंटीरियर रीजन में लाई कर रहा होगा, मतलब इधर कहीं लाई कर रहा होगा या इधर कहीं लाई कर रहा होगा। कभी वो लेस देन जीरो आ गया तो वो एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा होगा। तो ये नोट कर लेना, ओके। ये बात आ गई समझ में, बड़े आगे। अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देते हैं, मेरे ख्याल से बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके पहले कंजुगेट हाइपरबोला करके एक टर्मिनोलॉजी और होती है जो आपको समझनी चाहिए। वो क्या होता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला को वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसी हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो हाइपरबोला है ये वाला, ये इसका कंजुगेट हाइपरबोला, इस हाइपरबोला का कंजुगेट हाइपरबोला ये बात आई आपको समझ में। अब मानो इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई है, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई है, तो कंजुगेट हाइपरबोला की मैंने इसेंट्रिसिटी मान ली ई डैश। तो ई का फॉर्मूला तो तुमको पता है वो क्या होता है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ई स्क्वायर का। कभी मेरे को ई डैश का स्क्वायर निकालना है, ई डैश का स्क्वायर निकालना है, तो वो क्या होगा, वो होगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बात समझ में आई। ई डैश स्क्वायर क्या होगा, मतलब कंजुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब कंजुगेट हाइपरबोला बेसिकली क्या है कि तुमको इंटरचेंज करना है ट्रांसवर्स एक्सिस को कंजुगेट एक्सिस के साथ। दिखता कैसा है, ये दिखता कुछ इस तरीके से, ये तुम्हारा कंजुगेट हाइपरबोला है, ओके। तो जो इसकी इसेंट्रिसिटी है दैट इज ई डैश, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी थी वो क्या थी, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो एक रिलेशन यहां से आ जाता है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द कंजुगेट हाइपरबोला प्लस इसेंट्रिसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला इज इक्वल टू 1 अपॉन ई डैश स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये आप लिख सकते हो, ये आप नोट कर लो, बस इतना कंजुगेट हाइपरबोला में है। फिर जब मैं एसिम्प्टोट पढ़ाऊंगा तो इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को नोट कराऊंगा। पर कंजुगेट हाइपरबोला को समझने का तरीका, बस इस वन की जगह -1 कर दो, मतलब जो वाई स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाएगा जब इक्वल टू 1 में लिखोगे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एंड द कंजुगेट एक्सिस फॉर द हाइपरबोला। अब जैसे इस तरीके का हाइपरबोला आ गया तो सेम जो अपना लॉजिक होता था इलिप्स में, यहां क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मेरे को स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है हाइपरबोला की, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पे कभी मैं इस 1 को इधर लाऊंगा तो ये इक्वल टू -1 होगा, मतलब ये कंजुगेट हाइपरबोला है, पहली चीज। अब कंजुगेट हाइपरबोला है तो कंजुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, कंजुगेट हाइपरबोला में क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस इससे निकलेगी और कंजुगेट एक्सिस इससे निकलेगी, मतलब उल्टा हो जाता है ना, इंटरचेंज हो जाती है क्या, ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस। ये यही लिखा था, इंटरचेंज ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सिस। तो यहां पे क्या होगा, आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस इंटरचेंज हो गई। अब देखो, इस x-4 को कुछ समय के लिए कैपिटल एक्स मान लो और इस y-2 को कुछ समय के लिए कैपिटल वाई मान लो, तो ये इक्वेशन क्या लिखी, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वो इससे निकलेगी। ओके, वो इससे निकलेगी। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है, बी की, दैट इज 3। तो कंजुगेट हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस होती है 2b, दैट इज 6। और आपकी जो कंजुगेट एक्सिस है, जो आपकी कंजुगेट एक्सिस है ना, जो आपकी कंजुगेट एक्सिस है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 × 2, दैट इज 4। क्योंकि यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2। तो बेसिकली यहां पे उल्टे हो जाते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस का फॉर्मूला हो जाता है 2b और कंजुगेट एक्सिस का फॉर्मूला हो जाता है 2a। क्योंकि ये हाइपरबोला ऐसा हो गया ना, ये हाइपरबोला ऐसा हो गया, बात समझ पा रहे हो, तो ट्रांसवर्स एक्सिस 2b हो गई ना, ये वाली को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इसलिए 2b फॉर्मूला लग गया और कंजुगेट एक्सिस 2a हो गई। तो ये जो +1 का साइन है ना, इससे पता लगता है कि क्या है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया था कंजुगेट हाइपरबोला का। बात समझ में आई, सबका आंसर यही आया, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 6, कंजुगेट एक्सिस की लेंथ है 4। अब कुछ प्रीवियस ईयर के जेई मेन के प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम आए थे, फटाफट इनको करते हैं कोशिश, है ना। तो पहला, a hyperbola has its center at the origin, passes through the point 4, 2 and has a transverse axis of length 4 along the x-axis, then इन्होंने बोल दिया along the x-axis, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात की जा रही है। जब हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस along the y-axis हो जाती तो कंजुगेट हाइपरबोला की बात की जाती, then the eccentricity of this hyperbola। ठीक, तो पॉइंट आपको दे रखा है कि ये हाइपरबोला यहां से पास हो रहा है, सेंटर ओरिजिन में, मतलब देखो पहली चीज, इस वाले क्वेश्चन में जो इसका सेंटर है ना इस हाइपरबोला का, वो होगा 4, 2, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के टर्म में नहीं लिखा है, x-4, जैसा हमने इलिप्स में किया था, शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर हो रहा है यहाँ पे, ओरिजिन नहीं कहूंगा मैं, सेंटर बोलूंगा कोनिक में। ओके, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो है 4, 2। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेंटर ओरिजिन ही है, मतलब ये इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4, 2 डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 16/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है, 4, तो मतलब 2a, आपको 4 दे रखा है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। देखो कितना सिंपल सवाल आया था जेई मेंस में, 16/4 माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। ये 4 इधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आप उधर भेजोगे तो 1 + 4/b², ये आ जाएगा 3। ओके, 3b², 4, तो b² की वैल्यू आपकी हो जाएगी, दैट इज 4/3। b² की वैल्यू आपकी हो गई 4/3। ठीक, अब b² की वैल्यू आपकी 4/3 हो गई। अब क्या करें, आपको पता है इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो e² का फॉर्मूला होता है 1 + b²/a², तो 1 + 4/3 की वैल्यू 4, ये हो गया 3 + 1 दैट इज 4/3, ये आपका e² आ गया, तो e का वैल्यू क्या होगा, दैट इज 2/√3। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2/√3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन जेई मेन में पूछा गया था। तो यार कोनिक बहुत इजी है, कभी आपने चीजों को समझ लिया तो आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। कंफ्यूज मत होना यार कि ट्रांसवर्स एक्सिस कब ऐसी हो जाती कंजुगेट एक्सिस,
जब कंजुगेट हाइपरबोला की बात करेंगे तो बस ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस इंटरचेंज करना है। तो फॉर्मूले जहां ए था वहां बी हो जाएगा, जब बी है वहां ए हो जाएगा। लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2a है तो वहां पे क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस 2b कंजुगेट हाइपरबोला के केस में। बस, और एसिम्प्टोट जब पढ़ाऊंगा तो और चीजें आपको बहुत मजा आएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो खुद से। इफ अ हाइपरबोला हैज अ लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस इक्वल टू 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 13। तो पहली चीज, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई मतलब 2ae की वैल्यू आपको 13 दे दी है, और आपको लेंथ ऑफ इट्स कंजुगेट एक्सिस मतलब 2b की वैल्यू आपको 5 दे दी है। क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी पूछी है ना। तो b का वैल्यू यहां से आपका आ गया 5/2 और e का वैल्यू यहां से आ गया 13/2a। पहले वाले रिलेशन से e का वैल्यू आ गया, दूसरे वाले रिलेशन से b का वैल्यू आ गया। एक रिलेशन हमें पता है कि यार जो e स्क्वायर होता है वो होता है 1+b² अपॉन a², उसको अप्लाई करते हैं तो e स्क्वायर वो हो जाएगा 169/4a²। ओके, फिर a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो a² प्लस b², तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 25/4 a² नहीं लिख रहा हूं अभी मैं, है ना, इज इक्वल टू 1। तो 1+25 4a² एलसीएम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 169 माइनस 25 कितना होता है, 144। 144 और 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, दैट इज 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 4a²। तो ये आपका हो गया 144/4, a आपका रूट में आ जाएगा, दैट इज 12/2, दैट इज 6 a का वैल्यू। ओके, a का वैल्यू आपका आ गया 6, ठीक है। अब a का वैल्यू 6 आ गया तो आप b का वैल्यू आपको पता है, तो इसेंट्रिसिटी आपको पता है 13/2a। इसेंट्रिसिटी आपकी कितनी, 13/2a, तो 13/12, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इतने इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन अ वेरी गुड प्रॉब्लम यार। इसमें है ना थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का लॉजिक लगेगा, तो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का भी पढ़ रखा है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 12th में जिन लोगों ने कैलकुलस के मेरे सेशन देख लिए उनको तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसेंट्रिसिटी पे क्वेश्चन आता ही है, मतलब कोनिक सेक्शन पे मेनली उन लोगों का फोकस रहता है कि एक क्वेश्चन तो इसेंट्रिसिटी का डाले, और ये सिंपल कैटेगरी में आते हैं क्वेश्चन। तो देखो यार क्या है, बनाया क्या इस क्वेश्चन को, इन्होंने बोला है कि लेट थीटा आपका 0 से π/2 है इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x² बाय cos² थीटा माइनस y² अपॉन sin² थीटा इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 2 देन द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। मतलब लेटस रेक्टम की भी जो लेंथ निकालनी वो इंटरवल में निकालनी, मतलब मैक्सिमम मिनिमा का लॉजिक लगेगा। तो पहली चीज आपको ई का वैल्यू, ई स्क्वायर क्या होता है 1+b² अपॉन a²। यहाँ पे b का वैल्यू साइन थीटा है, a का वैल्यू कॉस थीटा है, b का वैल्यू साइन थीटा है, a का वैल्यू कॉस थीटा है, पुट किया तो ये बना 1+sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। तो ये e² आपका आ गया sec² थीटा। तो e का वैल्यू क्या आ गया आपका sec थीटा, जो कि उसने बोला है ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन में लिखा है कि यार जो आपकी इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, तो सेक थीटा ग्रेटर देन 2। 2 कब होता है सेक थीटा, जब थीटा π/3 होता है। थीटा π/3 पे सेक थीटा की वैल्यू 2 होती है। आपको लेना है थीटा 0 से π/2, तो थीटा बिलोंग्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा π/3 से π/2। जिसको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती है, वेवी कर्व मेथड, आपके दो पॉइंट दे रखे 0 और π/2, और क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा जब 2 की बराबर वैल्यू आएगी π/3, तो sec थीटा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आपका ऐसा बनेगा sec थीटा माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। π/3 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पॉजिटिव लेना है तो π/3 से π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब थीटा ये आ गया। अब लेटस रेक्टम की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2b² अपॉन a। 2b² क्या है sin² थीटा
अपॉन कॉस थीटा, है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये आपकी लेटस रेक्टम की बात है। अब लेटस रेक्टम को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा ही है, तो इसको मैंने क्या करा, 2 को लिख लिया अलग, इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपकी लेटस रेक्टम की वैल्यू आ गई। अब मेरे को एक चीज़ बताना, लेटस रेक्टम की वैल्यू π/3 से π/2 में निकालनी है, तो अपन लेटस रेक्टम का वैल्यू का वो देखते कि वैल्यूज जा कैसी रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस लेटस रेक्टम को dLr/d थीटा करूँगा, है ना, मतलब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, दैट इज सेक थीटा टेन थीटा, है ना, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये जो वैल्यू है ये अपना डिफ्रेंशिएशन आ गया, मतलब ये बेसिकली हमने निकाल लिया स्लोप, लेटस रेक्टम वाला जो कर्व बनेगा उसका स्लोप निकाल लिया, है ना। कभी मैक्सिमम मिनिमा आता हो तो ये डिफ्रेंशिएशन करते फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने लगाया। अब देखो dLr/d थीटा, ओके, ये जो वैल्यू है अपना जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक में, π/3 से π/2 में। π/3 से π/2 ये वैल्यू क्या है, सेक थीटा भी पॉजिटिव होता है, टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव, और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो जब पॉजिटिव का ऐड करेंगे पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि डी लेटस रेक्टम का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब उसका स्लोप क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा होगा तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे तुम थीटा की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे लेटस रेक्टम की वैल्यू बढ़ रही है। ये अपने को यहाँ पे समझ में आ गया। तो जब इस तरह के कर्व होते हैं तो जो ये वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है इस पे मिनिमा आता है और ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा आता है। तो लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या था अपना, π/3 अपन इसमें पुट करते हैं तो क्या आ रहा है देखो जरा, 2 π/3 पुट किया तो ये आया 2 10 π/3, 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3 प्लस साइन π/3, साइन π/3 क्या होता है, √3/2। अपन ओपन करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 4√3 प्लस √3 दैट इज 5√3, 5√3 इसकी आ गई आपकी। कुछ गलती हुई है क्या, एक बार देखो। अच्छा ये तो डिफ्रेंसिएशन है यार, मैं लेटस रेक्टम की वैल्यू ये थोड़ी है, ये तो डिफ्रेंसिएशन में वैल्यू पुट कर दी मैंने। लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या है, लेटस रेक्टम की वैल्यू ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसमें पुट करो π/3, तो π/3 पुट किया तो 3/4 आया, और कॉस थीटा में 1/2 आएगा, कैंसिल, ये 3 आ गया, 3 आपका आ गया मिनिमम पॉइंट। और एक बार क्या पुट करोगे π/2, तो π/2 पुट करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो 3 से इनफाइनाइट ऑप्शन नहीं। लेटस रेक्टम की वैल्यूज निकालनी है ना, डिफ्रेंसिएशन में वैल्यू पुट नहीं करनी। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द क्लास। इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या किसी को, क्या किया एक बार वापस से सुन लो यार, कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो एक बार वापस से बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया पहले अपन ने, इसेंट्रिसिटी जो दिया है ग्रेटर देन 2 वो कंडीशन लगाई, तो अपना ई आया सेक थीटा ग्रेटर देन 2, यहाँ से आ गया थीटा अपना π/3 से π/2। बात समझ में आई। और ये मत भूलना जो कंडीशन आपको दी है 0 से π/2, क्योंकि ये वेवी कर्व में अपन ने 0 से π/2 और π/3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये अपनी आ गई π/3 से π/2। ठीक, अब लेटस रेक्टम क्या होता है 2b²/a, वो हो गया 2 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। अब 2 सेक थीटा माइनस कॉस थीटा उसका अपन ने डिफ्रेंसिएशन किया तो अपना थीटा अपना आ गया जो कि अपने को दिया हुआ था π/3 से π/2। तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब π/3 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी और π/2 पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो π/3 पुट किया तो 3 आ गया, और π/2 पुट करेंगे तो बेसिकली आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इनफाइनाइट। तो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक द क्लास। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करते रहो।